सत्ता की अवधारणा भाग 3। मैं कौशल कुमार सेन, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बाबू शोभाराम गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। इससे पहले के 2 अंकों में हमने सत्ता की अवधारणा को समझा। इस अंक में हम सत्ता पर मैक्स वेबर के विचार का अध्ययन करेंगे। इसको पढ़ने से पहले विद्यार्थी ध्यान दें कि सत्ता स्वीकृत शक्ति है। शक्ति और सत्ता के अंतर में यही मूल अंतर है कि सत्ता अधीनस्थों द्वारा अर्थात वह शक्ति जो अधीनस्थों द्वारा स्वीकृत की जाती है, अर्थात जो व्यक्ति शक्ति का प्रयोग कर रहा है और जिस व्यक्ति पे कर रहा है या जिन व्यक्तियों पे कर रहा है, वो व्यक्ति शक्ति का प्रयोग करने वाले की शक्ति को औचित्यपूर्ण मानते हैं या उस पर अपनी स्वीकृति देते हैं या उससे वो सहमत हैं, तो फिर वह सत्ता है। अर्थात सत्ता का अर्थ स्वीकृत शक्ति है, जिसको जिन पे प्रयोग होता है वो उसे स्वीकार करते हैं। मैक्स वेबर ने सत्ता की अवधारणा का समाजशास्त्रीय अध्ययन किया है। खुद मैक्स वेबर समाजशास्त्र के विचारक हैं। उनका मत है कि जब अधीनस्थों की दृष्टि में सत्ता अपने स्रोत एवं प्रयोग की दृष्टि से तर्कसंगत और औचित्यपूर्ण होती है, तो अधीनस्थ सत्ताधारी के आदेशों का पालन करते हैं। मैक्स वेबर ने स्रोत के अनुसार सत्ता निम्नलिखित 3 प्रकार बताए हैं। जैसा अभी मैंने आपको बताया कि वह शक्ति जो अधीनस्थों द्वारा स्वीकृत की जाती है, तो वह सत्ता है। मैक्स वेबर ने सत्ता के 3 प्रकार बताए हैं, जिनमें पहला है परंपरागत सत्ता। जब अधीनस्थ सत्ताधारी के आदेशों का पालन इस आधार पर करते हैं कि परंपरा से ऐसा ही होता आया है, तो सत्ता के इस प्रकार को परंपरागत सत्ता कहा जाता है। वस्तुतः अधीनस्थ परंपरा, प्रथा, रीति रिवाज आदि को स्वयं में पवित्र एवं औचित्यपूर्ण मानते हैं और इसलिए भी इन पर आधारित सत्ताधारी की सत्ता को स्वीकार करते हैं और उसके आदेशों का पालन करते हैं। सत्ताधारी को स्वामी माना जाता है तथा अधीनस्थ को सेवक, अनुयायी तथा प्रजा कहा जाता है, जैसे राजपद। परंपरागत सत्ता जैसे इसके नाम से विदित है कि वह सत्ता जो परंपरा से हस्तांतरित होती है। जैसे राजपद में हमने देखा कि राजा का पुत्र ही राजा बनता है। चूंकि ऐसी परंपरा है कि राजा का पुत्र ही राजा बनता है, तो अधीनस्थ इसे स्वीकारते हैं, अर्थात प्रजा इसे स्वीकार कर लेती है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। अतः वह कोई भी आदेश जब राजा बनता है, जब राजा का बेटा राजा बनता है, तो वह कोई भी आदेश देता है तो प्रजा इसलिए इसका पालन करती है कि ऐसा परंपरा के अनुसार उचित है। तो ऐसी सत्ता जो परंपरा से प्राप्त होती है उसे परंपरागत सत्ता कहा जाता है। दूसरा सत्ता का प्रकार है बौद्धिक, कानूनी या नौकरशाही सत्ता। जब अधीनस्थ सत्ताधारी के आदेशों का पालन इस आधार पर करते हैं कि उसके आदेश बुद्धि संगत कानूनों पर आधारित होने के कारण औचित्यपूर्ण है, तो सत्ता के इस प्रकार को बौद्धिक कानूनी सत्ता कहा जाता है। सत्ता के इस प्रकार का मूल स्रोत एवं आधार संविधान होता है और यह माना जाता है
कि सत्ताधारी व्यक्ति में नहीं अपितु संविधान द्वारा निर्मित उसके पद में निवास करती है। अमेरिका में राष्ट्रपति, भारत में प्रधानमंत्री की सत्ता को बौद्धिक कानूनी सत्ता माना जाता है। मैक्स वेबर सत्ता के 3 प्रकारों में दूसरा प्रकार बौद्धिक कानूनी या नौकरशाही सत्ता को मानते हैं। ये सत्ता का सर्वाधिक तर्कसंगत रूप है। वो कहते हैं कि जब सत्ताधारी को सत्ता उस राज्य के कानून या संविधान द्वारा प्राप्त होती है तो अधीनस्थ उसे स्वीकार करते हैं, क्योंकि किसी भी राज्य के संविधान में सभी लोगों का विश्वास होता है और यदि किसी देश का पदाधिकारी उस संविधान के कानूनों के अनुसार कोई पद धारण करता है और फिर वह अपने अधीनस्थों को कोई आदेश देता है तो अधीनस्थ उन आदेशों का पालन इसलिए करते हैं कि उनको अधीनस्थों को पता है कि इसको जो सत्ता प्राप्त है वह देश के संविधान या कानून के अनुसार मिली हुई है। तो ऐसी सत्ता बौद्धिक कानून सत्ता, जैसे इसको बौद्धिक कानून या नौकरशाही की सत्ता भी बोला जाता है। किसी भी देश में 2 प्रकार की कार्यपालिकाएं होती हैं, एक राजनीतिक कार्यपालिका लोकतंत्र में और दूसरी स्थायी कार्यपालिका। तो स्थायी कार्यपालिका को भी शक्तियाँ देश के संविधान के द्वारा ही मिलती है, अर्थात कोई भी नौकरशाह जो भी पद धारण करता है वह उस देश के कानूनों के अनुसार ही करता है और इसलिए उसके आदेशों का पालन अधीनस्थ करते हैं। ऐसे उदाहरण जैसे किसी भी देश का राष्ट्रपति या भारत का प्रधानमंत्री, ये सभी सत्ता बौद्धिक कानूनी सत्ता के उदाहरण हैं। तीसरा है चमत्कारिक या करिश्माई सत्ता। जब अधीनस्थ सत्ताधारी के विशिष्ट वैयक्तिक गुणों से अत्यधिक प्रभावित होकर उसके आदेशों का पालन करते हैं तो सत्ता के इस प्रकार को चमत्कारिक अथवा करिश्माई सत्ता कहा जाता है। वस्तुतः अधीनस्थ कानून, तर्क अथवा बुद्धि के स्थान पर सत्ताधारी के करिश्माई व्यक्तित्व में अधिक विश्वास करते हैं और वे सत्ताधारी को महानायक जैसा सम्मान देते हैं तथा सेवक या अनुयायी जैसी भावना के साथ उसके आदेशों का अनुसरण करते हैं। करिश्माई सत्ता का प्रत्यायोजन नहीं होता है, अपितु अधीनस्थ सरकारी कर्मचारी केवल अनुयायी की तरह सत्ताधारी के आदेशों का पालन करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नव स्वतंत्र अफ्रो एशियाई देशों में ऐसी ही करिश्माई सत्ता की स्थापना हुई थी, जैसे मिस्र में नासिर की सत्ता, बर्मा में ऊनू की सत्ता, इंडोनेशिया में शुकर्ण की सत्ता। मैक्स वेबर ने सत्ता का तीसरा प्रकार चमत्कारिक या करिश्माई सत्ता को माना है। वो कहते हैं कि जब अधीनस्थ इस आधार पर किसी व्यक्ति की सत्ता को स्वीकार करते हैं कि उस व्यक्ति में करिश्माई गुण है, मतलब चमत्कारिक गुण हैं, और उन गुणों के आधार पर वो उसे अपना महानायक मान लेते हैं और उसके आदेशों का पालन करते हैं। जैसे तानाशाही शासन में देखने को मिलता है, जैसे हिटलर की सत्ता थी या मुसोलिनी की सत्ता थी, क्योंकि ये लोग अपना व्यक्तित्व इस प्रकार का निर्मित करते हैं कि लोग इनके उस गुणों से प्रभावित हो जाते हैं और इनकी सत्ता को मान लेते हैं, इनकी शक्ति को मान लेते हैं। तो ऐसी सत्ता जो किसी नायक के चमत्कारिक या करिश्माई गुणों के आधार पर मिलती है, उसे चमत्कारिक या करिश्माई सत्ता बोला जाता है। सत्ता की सीमाएं। इस सत्ता की क्या सीमाएं हो सकती हैं? सत्ता अपनी प्रकृति से ही निरपेक्ष या असीमित नहीं होती है। व्यवहारिक दृष्टि से सत्ता पर अनेक सीमाएं होती हैं। सत्ता की प्रकृति ही ऐसी है कि वह असीमित नहीं है, क्योंकि सत्ता में स्वीकृति का भाव है। शक्ति निरपेक्ष हो सकती है, लेकिन सत्ता कभी असीमित या निरपेक्ष नहीं होती। यह
हर समय स्वीकृत होती है, और स्वीकृत कोई व्यक्ति अपने हृदय से स्वीकार करता है, तभी किसी व्यक्ति की सत्ता को माना जाता है। तो सत्ता पर अनेक सीमाएं हैं। जैसे पहला, सत्ता का प्रयोग निश्चित उद्देश्य अर्थात जनहित की रक्षा एवं वृद्धि के लिए ही किया जा सकता है, इसके विपरीत नहीं। जो भी सत्ताधारी है, सत्ता का प्रयोग जनहित की रक्षा एवं वृद्धि के लिए किया जा करेगा, क्योंकि तभी अधीनस्थ स्वीकार करेंगे उसके आदेशों का, उनको लगता है कि इससे इसके आदेशों के द्वारा जनता के हित में वृद्धि होगी, तो वो स्वीकार कर लेते हैं। दूसरा, सत्ता के प्रयोग के लिए अधीनस्थों की सहमति आवश्यक है, किंतु अधीनस्थों की सहमति तभी प्राप्त होती है जब उनकी नज़र में सत्ता औचित्यपूर्ण होती है। तीसरा, सत्ता के प्रयोग पर आधारभूत मानव अधिकारों की सीमा भी लागू होती है। जो भी सत्ताधारी है वह अपने अधीनस्थों के अधिकारों का ध्यान में रखकर अपनी सत्ता का प्रयोग कर रहा है या नहीं कर रहा है। चौथा, सत्ता का प्रयोग अनेक संवैधानिक सीमाओं के अंतर्गत किया जाता है। किसी राज्य की शासन प्रणाली, सरकार के अंगों का गठन, प्रशासन की पद सोपान व्यवस्था पर भी कानून, अधिनियम आदि भी सत्ता के प्रयोग को नियंत्रित करते हैं। इस प्रकार हमने सत्ता पर मैक्स वेबर के विचारों का अध्ययन किया और उसकी सीमाओं का अध्ययन किया। धन्यवाद।